नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि आपने प्रधानमंत्री की टिप्पणियां, ट्वीट और बयान देखे होंगे। हमने इजराइल पर भयानक आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए एकजुट होना होगा। अरिंदम बागची ने कहा कि फिलिस्तीन के मसले पर हमने द्विराष्ट्रीय समाधान के लिए सीधे वार्ता के पक्ष में अपने पक्ष को दोहराया है। हताहत होने वाले नागरिकों और मानवीय सहायता को लेकर हमने चिंता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का कड़ाई से पालन करने की हम अपील करते हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर हमास के हमले के बाद से गजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 3,785 फलस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें 1,524 बच्चे हैं, 1,000 महिलाएं हैं और 120 बुजुर्ग लोग शामिल हैं। इसके अलावा 12,493 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें 3,983 बच्चे और 3,300 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा हमास की ओर से 14 से अधिक इजरायली लोग मारे गए हैं। 100 से अधिक ट्रक गजा में प्रवेश करने के लिए मिस्र की ओर से रफा सीमा पार के करीब इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये उम्मीद नहीं है कि सहायता शुक्रवार से पहले घुस पाएगी। रफा की क्रॉसिंग के लिए हमास के प्रवक्ता बेल अबू उमर का कहना है कि आज दोपहर तक मिस्र से गजा में कोई सहायता नहीं पहुंची है। बता दें, मिस्र ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के आग्रह पर रफा बॉर्डर खोलने की घोषणा की है। हालांकि बाइडेन ने कहा भी है कि शुक्रवार से पहले सहायता नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि सड़क की मरम्मत होने में, गड्ढों को भरने में समय लगेगा ताकि ट्रक गुजर सकें। इजरायल के जमीनी हमले की आशंकाओं के बीच फलस्तीनी गजा पट्टी से सुरक्षित बच निकलने के लिए रफा क्रॉसिंग पहुंच रहे हैं। रफा क्रॉसिंग गजा पट्टी के दक्षिण में स्थित एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। यह गजा पट्टी को मिस्र के सिनाई रेगिस्तान से जोड़ता है। गजा पट्टी क्षेत्र में इसके अतिरिक्त इरेज और केरेम शलोम नामक 2 अन्य बॉर्डर क्रॉसिंग हैं। इनमें से इरेज क्रॉसिंग उत्तरी गजा को इजरायल से जोड़ता है। केरेम शलोम भी इजरायल और गजा के बीच स्थित क्रॉसिंग है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। इजरायल के हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू करने के बाद से ये दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग बंद हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि बिजली जनरेटरों में ईंधन खत्म होने के बाद 14 स्वास्थ्य सुविधाओं ने काम करना बंद कर दिया है। इजरायली बमबारी की चपेट में आने के बाद 4 अन्य अस्पताल बंद भी कर दिए गए हैं। इसके अलावा रिपोर्टों के अनुसार इजरायली हवाई हमलों ने गजा में कई बेकरियों पर बमबारी भी की है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं, जो ब्रेड खरीदने के लिए कतार में खड़े थे। इजरायली सेना का कहना है कि उसने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 80 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 63 पर हमास का सदस्य होने का आरोप लगाया गया है। सेना ने कहा कि रामल्लाह के पास कफर किब्या में एक बंदी का घर नष्ट कर दिया गया और नूर शम्स शरणार्थी शिविर से कई वांछित व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। बता दें, उत्तरी कब्जे वाले वेस्ट बैंक शहर तुल्केरेम में शिविर इजरायली छापे का लगातार लक्ष्य रहा है। इजरायली रक्षा बलों का कहना है कि अभी तक युद्ध शुरू होने के बाद से सैनिकों ने वेस्ट बैंक में 524 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हमास से जुड़े 330 से अधिक लोग शामिल हैं। गुरुवार को फिलिस्तीनी रिपोर्टों के अनुसार गजा में हमास के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के कमांडर जिहाद मेहसन को इजरायली हवाई हमलों में मार दिया गया है। गजा शहर में शेख राडबान के पड़ोस में अपने घर पर हुए हमले में मेहसन अपने परिवार के सदस्यों के साथ मारे गए। आईडीएफ ने उनकी मौत की पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा हमास रेडियो के अनुसार इजरायली मीडिया ने गुरुवार को बताया कि आईडीएफ बलों ने फिलिस्तीनी विधान परिषद की सदस्य और हमास के राजनीतिक ब्यूरो में पहली महिला जमीला अब्दुल्ला ताहा अल शांति की भी हत्या कर दी है। 2 दिन के दौरे पर इजरायल पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू से कहा, हमास को सजा देने के आपके अधिकार का हम समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए खुद की रक्षा करने के इजरायल के अधिकार और हमास की पीछा करने के इसके अधिकार का ब्रिटेन समर्थन करेगा। सुनक ने कहा, वो जानते हैं कि हमास से उलट इजरायल नागरिकों को नुकसान ना पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी लोग भी हमास से पीड़ित हैं और ब्रिटेन इस इलाके में मदद को और बढ़ाएगा और कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल के विदेश मामलों के मंत्री ने बताया है कि 7 अक्टूबर को अगवा किए गए बंधकों में 2 लोग मारे गए हैं। 89 साल के कार्मेला डैन और उनकी 12 साल की पोती नोया डैन को नीर ओज किबुस से अगवा किया गया था। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि उनका शव कहां मिला। एक्स पर किए गए एक पोस्ट में इजरायल ने कहा, ये बताते हुए दुख हो रहा है कि नोया और उनकी दादी कार्मेला के शव कल पाए गए।
इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि सेना ने गजा ले जाए गए 203 बंधकों के परिवारों को सूचित किया है। अमेरिका ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें गजा पट्टी तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने की बात कही गई थी। ब्राजील ये प्रस्ताव लाया था। पहले तो किसी न किसी बहाने से प्रस्ताव पर मतदान में 2 बार देर हुई। खैर, बुधवार को 12 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि रूस और ब्रिटेन गैर हाजिर रहे। अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, यानी अधिकांश सदस्य देशों की सहमति के बावजूद यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता था। बहरहाल मिस्र ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के आग्रह पर राफा बॉर्डर खोलने की घोषणा की है, जिसके जरिए 20 ट्रक मानवीय सहायता गजा भेजी जाएंगी। हालांकि इसकी शुरुआत शुक्रवार 20 अक्टूबर से हो पाएगी। क्या इंडिया गठबंधन दलों के बीच वैसा कुछ होने के आसार हैं जैसा बीजेपी चाहती है? कम से कम सपा नेता अखिलेश यादव के तेवर से तो वैसा ही कुछ लगता है। अखिलेश का यह गुस्सा बीजेपी पसंद ही करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनको पता होता कि इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो उनकी पार्टी के लोग कभी मिलने नहीं जाते। अखिलेश यादव की ये टिप्पणी तब आई है जब मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया है। कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि वो सपा को भी कुछ सीटें दे सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि इसको लेकर सपा की कांग्रेस के साथ बातचीत चली भी और देर रात तक बैठकें हुई, लेकिन अब उन्होंने कहा कि कोई गठबंधन नहीं है। इस बात से गुस्सा अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो उसमें कभी मिलने नहीं जाते हमारी पार्टी के लोग। ना हम अपनी पार्टी की सूची देते कांग्रेस के लोगों को और ना फोन उठाते कांग्रेस के लोगों के। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो हम ये बात स्वीकार करते हैं। अगर गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। इसके साथ ही सपा नेता ने कांग्रेस को चेतावनी भी दे दी है कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। उन्होंने कहा, जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अखिलेश ने कहा कि अब हमारे पास जानकारी है कि गठबंधन केवल केंद्र के स्तर पर है। ठीक है, समय आने पर हम दिल्ली के बारे में बात करेंगे। अब जब हमने स्वीकार कर लिया है कि गठबंधन राज्य चुनावों पर लागू नहीं होता है तो हम आगे बढ़े और उन चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। राहुल गांधी के तेलंगाना कार्यक्रम में गुरुवार को जुटी भीड़ ने सत्तारूढ़ बीआरएस के सामने कई चुनौतियां पेश कर दी हैं। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे पर केसीआर की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो सर्वेक्षण कराएगी। जाति जनगणना से पता चलेगा कि केसीआर के परिवार ने तेलंगाना को कितना लूटा है। तेलंगाना के भूपालपल्ली में रोड शो के दौरान राहुल ने आरोप लगाया कि बीआरएस और ओवैसी के नेतृत्व वाले एआईएमआईएम भाजपा के साथ गठजोड़ कर रहे हैं और कांग्रेस पर संयुक्त हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमने पहले ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में जाति जनगणना सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और सत्ता में आते ही तेलंगाना में भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी और मुख्यमंत्री केसीआर भाषण देते हैं तो तेलंगाना के लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए कि वो जाति जनगणना सर्वेक्षण कब कराने का इरादा रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी दलों को चुप कराने के लिए उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है, लेकिन केसीआर के खिलाफ कोई मामला नहीं है। मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामले न होना सवाल खड़े करता है। अशोक गहलोत ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि दिल की पीड़ा बता रहा हूं। वैसे तो ये बात गहलोत ने कुछ और संदर्भ में कही, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उन्होंने अपनी पीड़ा बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई है जब राजस्थान कांग्रेस की पहली सूची आने वाली थी, लेकिन आ नहीं पाई। एक दिन पहले ही पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक हुई और फिर रिपोर्टें आईं कि कुछ नामों पर मतभेद है। रिपोर्ट आई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन लोगों को टिकट दिलाना चाह रहे थे उनमें से कुछ नामों पर आपत्ति हुई। गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत से जब पूछा गया कि टिकट में देरी की वजह क्या है तो उन्होंने उन खबरों का खंडन किया जिनमें सचिन पायलट के साथ उनके मतभेद के लिए टिकट वितरण में देरी को जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजस्थान इकाई के भीतर कोई मतभेद नहीं है। गहलोत ने दावा किया कि उन्होंने एक भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी का विरोध नहीं किया है और सचिन पायलट के समर्थकों के पक्ष में वो फैसले ले रहे हैं। पायलट के साथ चल रहे सत्ता संघर्ष के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हम सभी एकजुट हैं, मैंने किसी भी एक उम्मीदवार का विरोध नहीं किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जुड़े सवाल का भी गहलोत ने जवाब दिया। सचिन पायलट का जिक्र आते ही मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी की ओर इशारा करते हुए गहलोत ने कहा, एक बार एक महिला ने मुझसे कहा था कि भगवान की इच्छा है कि आप चौथी बार सीएम बने।
तो मैंने उनसे कहा कि मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद है जो मुझे नहीं छोड़ रहा है। वैसे गहलोत के इस बयान में दो बातें अहम हैं। एक तो चौथी बार सीएम बनने वाली बात, और दूसरी ये है कि सीएम पद उनको नहीं छोड़ रहा है। शायद गहलोत की इस टिप्पणी को पायलट ज़्यादा अच्छी तरह समझ रहे होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा ने गुरुवार को सीएम इब्राहिम को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सीएम इब्राहिम जेडीएस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष थे। वो देवेगौड़ा सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। सीएम इब्राहिम ने कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी के गठबंधन का विरोध किया था। देवेगौड़ा ने अपने बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को पार्टी की राज्य इकाई का अस्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात पुलिस के 4 अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। हाईकोर्ट ने उन्हें गुरुवार 19 अक्टूबर को 14 दिनों की साधारण कैद की सजा सुनाई है। दोषी पुलिसकर्मियों को फौरन गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अदालत ने फिलहाल अपने फैसले को 3 महीने के लिए रोक दिया है, ताकि आरोपियों को इस फैसले के खिलाफ अपील का मौका मिल सके। लाइव लॉ के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में खेड़ा जिले में मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से पीटा गया था, लेकिन इस संबंध में जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस गीता गोपी की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। अदालत इस बात से खुश नहीं है कि ये दिन आ गए हैं कि जब वो ऐसे आदेश पारित कर रही है जिसमें अधिकारियों को साधारण कारावास से गुजरने के लिए कहा जा रहा है। खेड़ा सार्वजनिक पिटाई मामले में जहीर मियां मलिक, मकसूदा बनू मलिक, शहाद मियां मलिक, शकील मियां मलिक और शाहिद राजा मलिक ने 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें उन पर कोड़े मारने और अवैध तरीके से कैद में रखने और हमला करने का आरोप लगाया गया था। इजरायल हमास संघर्ष पर शरद पवार के बयान को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को गजा में हमास के लिए लड़ने के लिए भेजेंगे। बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हमास युद्ध को लेकर कहा था कि फलस्तीन की पूरी जमीन है और इजरायल ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। घर, जगह, जमीन सब फलस्तीन की थी, लेकिन अब इजरायल ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी उन लोगों के साथ खड़ी है जो मूल रूप से इजरायल के रहने वाले हैं। शरद पवार ने पीएम मोदी द्वारा इजरायल का समर्थन करने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि पीएम मोदी असल मुद्दे को नजरअंदाज कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर सुप्रिया सुले की भी प्रतिक्रिया आई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा का भी वही डीएनए है जो मेरा है। वो ओरिजिनल कांग्रेसी हैं। वो और मैं कांग्रेस का ही डीएनए शेयर करते हैं। आपको पता होगा कि बीजेपी महिलाओं का अपमान करती है, लेकिन मुझे शर्मा जी से उम्मीद थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद ऐसा कैसे हो जाता है। मुझे तो उन पर हमेशा गर्व था। मुझे लगता था कि अपना एक आदमी बीजेपी में जाकर मुख्यमंत्री बना है, ये मेरे लिए हमेशा ही बड़ी बात थी। पवार के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शरद पवार से मेरी अपील है कि वो वोट बैंक की राजनीति के बारे में ना सोचें, बल्कि आतंकवाद की कड़ाई से निंदा करें। फडणवीस ने कहा, जब पूरी दुनिया इजरायल में निर्दोष लोगों की मौत की निंदा कर रही है और भारत ने भी ऐसा ही किया है, तो श्री शरद पवार जी को आतंकवाद के खिलाफ इसी भाषा में बोलना चाहिए था। न्यूज क्लिक को कथित फंडिंग मामले में गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने यूएपीए कानून के तहत अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ इस केस की सुनवाई कर रही है। बेंच ने इसकी अगली तारीख 30 अक्टूबर तय की है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।